हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कंप्यूटर के 45 क्वेश्चंस करेंगे। और जो भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं, सभी क्वेश्चंस यूपीपीसीएल में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके आने वाले यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए, और उसके अलावा भी कोई अन्य परीक्षा जहाँ पे कंप्यूटर से क्वेश्चंस आएंगे, उन सभी के लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपको दिया गया है सीपीयू का वो भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए विद्युत संकेतों का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, सीपीयू का एक भाग है जिसमें सर्किटरी लगा होता है, और ये जो है संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित यानी कि एग्जीक्यूट करने के लिए इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का प्रयोग करता है। उसको जो है जानते हैं किसके नाम से? कंट्रोल यूनिट या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या रजिस्टर या प्रोग्राम काउंटर। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रजिस्टर। रजिस्टर जो कि कंप्यूटर की मेमोरी होती है, और ये जो है सबसे तेज मेमोरी होती है कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है रजिस्टर। और ये जो है उन डेटा या निर्देशों को अपने में सेव रखता है जिस पर तुरंत कार्य करना होता है, और ये जो है प्रोसेसर को तुरंत डेटा तेजी से उपलब्ध कराता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रजिस्टर, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी डैश पर आधारित थी। तो दोस्तों, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी? इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसीज पर, या ट्रांजिस्टर पर, या वीएलएसआई चिप्स पर, या वैक्यूम ट्यूब पर। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर के जनरेशन्स की, तो कंप्यूटर की जनरेशन जो है अभी तक 5 जनरेशन हुई हैं, 5वीं अभी चल ही रही है, 4 जनरेशन कंप्लीट हुई हैं। तो यहाँ पे जो है अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं तो ये जो है इसमें टेक्नोलॉजी यूज हुई थी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। इसमें टाइम दिया गया है 1946 से 1959। कुछ किताबों में अलग दिया रहता है, ठीक है, लगभग आस ही पास रहता है। तो कुछ किताबों में 1940 से 1956 दिया जाता है। तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था फर्स्ट जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन की बात करते हैं तो इसका जो टाइम है ये 1956 से 1963 तक का कई बुक्स में दिया रहता है, और कई जगह 1959 से 1965। और इसमें जो है ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था सेकेंड जनरेशन में। और थर्ड जनरेशन की बात करते हैं तो थर्ड जनरेशन में जो है इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसीज का प्रयोग होता था, और इसका जो टाइम है 1964 से 1971 तक का है। और फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 1971 से 1980 यहाँ पे दिया गया है, लेकिन कुछ बुक्स में 1985 तक दिया रहता है। और फिफ्थ जनरेशन दिया रहता है 1985 से अब तक, 1985 से प्रेजेंट तक। तो फोर्थ जनरेशन में जो है माइक्रो प्रोसेसर्स का प्रयोग होता था, और फोर्थ जनरेशन में जो है वीएलएसआई टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता था, जिसका मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता था। और जो फिफ्थ जनरेशन है इसमें जो है यूएलएसआई, यहाँ पे यूएलएसआई जिसका मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और इसमें मोस्टली ध्यान दिया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर पर ध्यान दिया जाता था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड जनरेशन के लिए जो है ट्रांजिस्टर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड की क्वेर्टी शैली का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों, कंप्यूटर और टाइपराइटर में क्वेर्टी शैली का जो यूज होता है, जिसमें अगर अल्फ़ाबेट्स की बात करते हैं तो क्यू जो है सबसे पहले होता है, फिर डब्ल्यू, फिर ई, फिर आर, फिर टी, फिर वाई। ठीक है, फिर उसके बाद यू, आई, ओ, पी ऐसे जो है होते हैं। तो यहाँ पे जो है इस शैली का आविष्कार पूछा गया है किसने किया था। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइकल ब्लूमबर्ग, विलियम सिगर्ती, एडवर्ड रोजवाटर, या क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने आविष्कार किया था क्वेर्टी स्टाइल का। ठीक है, क्वेर्टी स्टाइल का आविष्कार इन्होंने किया था। और जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है
इसमें कीज़ की संख्या कितनी होती है? स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कीज़ की संख्या बताइए कितनी होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104, कीज़ की संख्या कितनी होती है? 104। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी मेमोरी के रूप में जाना जाता है? तो इसमें से बताना है कौन अस्थायी मेमोरी यानी कि वोलाटाइल मेमोरी के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ऑप्शन दिए गए हैं रैम, रोम, ब्लू रे और हार्ड डिस्क। तो अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी की, तो कंप्यूटर की मेमोरी जो है मेनली 3 तरह की होती है। एक जो है होती है प्राइमरी मेमोरी, जिसको जो है इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, इंटरनल। और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी, जिसको जो है एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। और इसके अलावा जो है एक कैश मेमोरी होती है, ठीक है, कैश मेमोरी, CACHE। तो दोस्तों जो इंटरनल मेमोरी होती है, इसमें जो है एक तो आपका रैम आ जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक होती है रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो रैम जो है ये आपकी अस्थायी मेमोरी होती है, अस्थायी यानी कि वोलाटाइल। इसमें पावर कट होने के बाद जो डेटा है वो हट जाता है, ठीक है, डेटा इसका उड़ जाता है। और रीड ओनली मेमोरी ये जो है स्थायी मेमोरी होती है, यानी कि नॉन वोलाटाइल। तो इसका जो डेटा है वो पावर कट होने के बाद यानी बिजली जाने के बाद भी नहीं उड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे अस्थायी मेमोरी के बारे में पूछा गया था, तो अस्थायी मेमोरी कौन है? रैम। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं या एक्सटर्नल मेमोरी, तो जो मेमोरी जो है बाहर से लगाई जाती है कंप्यूटर में, जैसे हार्ड डिस्क या जो है फ्लॉपी डिस्क या CD-ROM या DVD या जो है जो SD कार्ड होता है, ये सभी जो है एक्सटर्नल मेमोरी में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन ए। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, आलिया के पास 2600 MB डेटा है, दिनेश के पास 4000 MB डेटा है। इन दोनों का डेटा संयुक्त रूप से कितनी भंडार क्षमता वाले एक USB फ्लैश ड्राइव में डाला जा सकता है? तो दोस्तों आलिया के पास है 2600 MB डेटा और दिनेश के पास है 4000 MB डेटा, तो संयुक्त रूप से इनका कितना हो जाएगा? 6600 MB दोनों का टोटल हो जाएगा। और इसको जो है कितने GB वाले USB फ्लैश ड्राइव में डाला जा सकता है? तो इसको जो है GB में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 GB में कितना MB होता है? 1024 MB। तो 6600 MB GB में निकालने के लिए 1024 से इसको डिवाइड करेंगे, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये 6 बार कम से कम जाएगा, ठीक है। 6 बार अगर ले जाते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 चौको 24, 6 दूनी 12 तो 14, एक कैरी, और 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, एक कैरी तो 1 हो जाएगा, 6 कम 6 144 होगा, ठीक है। तो ये जो है 6 GB 144 MB के बराबर होता है 6 GB। तो यानी यहाँ पे आपके पास जो डेटा है दोनों का मिलाकर के वो 6600 है, यानी ज़्यादा है। तो 6 GB से ज़्यादा की आपको USB ड्राइव चाहिए होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 10 GB, ठीक है। 6 GB से ज़्यादा 7 GB की भी होगी तब भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 10 GB दिए गए हैं, तो 10 GB इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी द्विआधारी संक्रिया परिणाम स्वरूप 100011 देगी? इस प्रश्न में सभी संख्याएं द्विआधारी संख्या प्रणाली में हैं। द्विआधारी संख्या प्रणाली यानी बाइनरी नंबर सिस्टम में है सभी संख्याएं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ बताना है कौन सी द्विआधारी संक्रिया यानी कि बाइनरी ऑपरेशन आपको परिणाम स्वरूप ये नंबर दे देगी। तो आपको अगर ऐड करना आता है, सब्ट्रैक्ट करना आता है, तो उसे आप कर सकते हैं, या फिर अगर आपको बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में चेंज करना आता है तो उससे भी आप आसानी से कर सकते हैं। और मुझे ये दूसरा तरीका ज़्यादा सही लगता है, तो वही तरीका मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे 100011, ठीक है। तो इसको डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, तो इसके लिए मैंने एक जो है वीडियो बनाया है। फिलहाल यहाँ तो मैं अभी बताऊँगा ही, इसका मैंने वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में चेंज करने का, या इसका रिवर्स करने का, मतलब हेक्साडेसिमल से बाइनरी या ऑक्टल से बाइनरी या
डेसिमल से बाइनरी करने का। इसका जो है एक बढ़िया वीडियो बनाया है जिसमें ट्रिक के माध्यम से आपको सारी चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से बताई हैं। उस वीडियो को अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें एक ही बार में समझ में आ जाएंगी उस वीडियो को देख करके। ठीक है, तो वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को ज़रूर एक बार देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ़िलहाल जो है इसको हम डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, तो शुरुआत आपको करना है 1 से। ठीक है, हर नंबर के नीचे आपको लिखते जाना है, 1 से शुरुआत करेंगे और डबल करते जाएंगे। 1 2, फिर 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 और 16 का डबल 32। और जो जीरो के नीचे नंबर लिखे हैं उनको हटा देंगे और बाकी नंबर्स को जोड़ लेंगे। बस इतना करना है, आपका डेसिमल नंबर आ जाएगा। तो इसी तरह ट्रिक से मैंने सभी नंबर्स का कन्वर्जन आपको बताया है, तो उसको देखिएगा ज़रूर। 32 और 2 34, 1 35, ये जो है इसका डेसिमल कोड आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें, इसको अगर हमें चेंज करना हो डेसिमल में तो यहाँ पे जो है 1 2 4 8 16 32 और 64 इसी तरह से लिख देंगे। जीरो के साथ जो नंबर है उसको हटा देंगे, ये नंबर सट जाएंगे। ठीक है, और ये भी हट जाएगा, तो बचेगा 64 और 2, 64 2 66 हो गया। और इसको भी जोड़ेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हमें लाना है केवल 35, तो ये ऑप्शन यानी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिया गया है 1 0 1 0, यहाँ पे अगर करते हैं इसको चेंज 1 2 और 4 8, तो यहाँ पे 0 के नीचे ये दोनों नंबर हटेंगे, 8 2 हो जाएगा 10। ठीक है, और इस वालों को करेंगे तो 1 2 4 8 16 32, ये दोनों हटेंगे, तो 32 और 32 16 कितना हो जाएगा, 32 10 42 6 48, 48 4 52 और 52 1 53, 53 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। तो यानी कि 35 नहीं आया, तो ये भी ऑप्शन जो है क्या होगा, गलत हो जाएगा। और ये वाला जो ऑप्शन है इसमें जो है मैं नीचे लिखता हूँ 1 2 4 8 16 और 32, इसमें केवल ये वाला ऑप्शन हटेगा, बाकी 32 8 40 4 44 2 46 1 47 हुआ, और माइनस ये वाला, इसको कन्वर्ट करेंगे 1 2 और 4 और 8, ये दोनों तो हट जाएंगे, 8 4 कितना हुआ 12, 47 में से 12 जाएगा 35 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये ऑप्शन मैच कर जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है बेसिक। तो बेसिक ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, लेकिन वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा नहीं है। इसका फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, तो ये जो है राइट आंसर नहीं होगा। फिर है कोबोल, तो कोबोल ये जो है व्यावसायिक कंप्यूटर भाषा है, मतलब व्यावसायिक कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉमन, CO से हो जाता है कॉमन, B से हो जाता है बिजनेस, इसको लिख देता हूँ कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसको डेवलप किया गया था 1959 में। ठीक है, और फोर्ट्रॉन की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और ये जो है वैज्ञानिकों के द्वारा और इंजीनियरों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, मेनली मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए, यानी कि गणितीय संक्रियाओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है डेवलप किया गया था 1957 में IBM के द्वारा, और यही जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक OS X, लाइनक्स, ये सभी डैश के उदाहरण हैं। तो ये सभी किसके उदाहरण है बताना है, लैपटॉप ब्रांड है या ऑपरेटिंग सिस्टम है या मदरबोर्ड के प्रकार हैं या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU के प्रकार हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सभी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ तो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया है। मैक OS ये जो है एप्पल के द्वारा विकसित किया गया है। और लाइनक्स की बात करते हैं तो ये विकसित किया गया है लाइनस टोरवाल्ड्स के द्वारा, लाइनस टोरवाल्ड्स के द्वारा जो है ये विकसित किया गया है, जो कि एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की भाषा में बग क्या है। तो दोस्तों बग किसको कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में, तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर त्रुटि, डिज़ाइन बनाना या कंप्यूटर डेटा।
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर त्रुटि। तो कंप्यूटर के प्रोग्राम में जो एरर होता है, प्रोग्रामिंग एरर होता है, उसको कहते हैं बग। और एरर को ढूंढना और सही करना उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं डीबगिंग। डीबगिंग मतलब जो एरर है उसको फिक्स करना। और डीबगिंग करने के लिए, यानी कि एरर को जिस सॉफ्टवेयर से या जिस प्रोग्राम की मदद से सही किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पैच। उस प्रोग्राम को जिसकी मदद से डीबगिंग की जाती है उसको क्या कहते हैं? पैच कहते हैं। तो ये सब आप याद रखेंगे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है टीसीपी और आईपी। तो यही इसका राइट आंसर होगा टीसीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे जो है यही इसका राइट आंसर होगा। ये जो है कंप्यूटर के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं। कोई भी डेटा आदान प्रदान इन्हीं प्रोटोकॉल की मदद से किया जाता है। और इसके अलावा जैसे यहाँ पे जावा दिया गया है, तो जावा जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, HTML। इसके द्वारा जो है वेब पेज वगैरह बनाते हैं, वेब पेज और वेबसाइट वगैरह बनाते हैं। और या फिर जो है वेब एप्लीकेशन भी इसके द्वारा बनाया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पे फिलहाल TCP IP इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, क्रोम, सफारी और ओपेरा के बीच क्या समानता है? ये सभी क्या है? ऑप्शन है वेब ब्राउजर्स, सर्च इंजन्स, सोशल मीडिया साइट्स, वेब सर्विसेज। तो दोस्तों ये सभी हैं वेब ब्राउजर्स। वेब ब्राउजर्स हैं जिनकी मदद से इंटरनेट पे कोई वेबसाइट हम ओपन कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कई वेब ब्राउजर्स हैं, जैसे कि क्रोम, सफारी। क्रोम जो है आपका गूगल का है, सफारी फायरफॉक्स मोजिला का है, एज जो है माइक्रोसॉफ्ट का है, ओपेरा ये ओपेरा का है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये माइक्रोसॉफ्ट का था और ये अभी फ़िलहाल रिटायर कर दिया गया है। तो फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्या है? वेब ब्राउजर्स। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा संग्रहित करने, व्यवस्थित करने और हेर फेर के लिए किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है फायरफॉक्स। फायरफॉक्स तो जो है ब्राउज़र है, ये नहीं होगा। एक्सेल, तो दोस्तों यहाँ पे एक्सेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सेल जो कि MS ऑफिस का एक एप्लीकेशन है। तो इसमें जो है आप डेटा संग्रहित कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई ऑफिस है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो उसमें एम्प्लॉयज़ का जो डेटा है वो आपको स्टोर करना है, तो वो आप स्टोर कर पाएंगे, उसको मैनेज कर पाएंगे, व्यवस्थित कर पाएंगे और हेर फेर कर पाएंगे, यानी कि उसमें कोई कैलकुलेशन वगैरह करनी है तो वो भी आप कर पाएंगे। तो एक्सेल जो कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है और इसमें मेनली कैलकुलेशन वगैरह, डेटा वगैरह स्टोर करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे यही इसका राइट आंसर है एक्सेल। आउटलुक की बात करते हैं तो ये जो है मेल सर्विस प्रोवाइडर है, मेल सर्विस प्रोवाइडर हो जाता है ये। और पावर पॉइंट की बात करते हैं तो ये जो है प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन है। ये जो है MS ऑफिस का ये भी है, प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन हो जाता है। और ये जो है स्प्रेडशीट ऐप होता है एक्सेल। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संबंध में गटर मार्जिन नामक फीचर निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो गटर मार्जिन ये जो है MS वर्ड में आप जाते हैं पेज लेआउट में, पेज लेआउट में जाएंगे तो वहाँ पे जो है मार्जिन का ऑप्शन मिलता है, तो उसी में जो है गटर मार्जिन का ऑप्शन मिलेगा। और ये जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो जैसे कोई बुक आपने प्रिंट करी, उसमें जो है कुछ मार्जिन छोड़ना है बाइंडिंग के लिए, जो कि प्रयोग होगी। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन होता है कि ऊपर में आप छोड़ सकते हैं या नीचे में या लेफ्ट या राइट, जैसा भी आप चाहें। तो ये गटर मार्जिन का प्रयोग जो है निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे दिया गया ग्राफिक्स और चित्रों की स्पष्टता में सुधार करने के लिए, तो ये नहीं होगा। बेहतर डॉक्यूमेंट बाइंडिंग के प्रबंधन के लिए, तो यही इसका राइट आंसर रहेगा। जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बाइंड करना है आपको, ठीक है, उनकी मान लीजिए बुक बनाना है बाइंड करके, तो उसके लिए जो है ये प्रयोग होता है। तो यही जो है इसका राइट आंसर रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से बताना है कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशंस दी गई हैं और इनका फाइल एक्सटेंशन नेम दिया गया है। MS वर्ड का .doc, तो ये जो है MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम है।
ये पहले होता था, तो ये जो है सुमेलित है, ठीक है। हालांकि अब जो है 2007 के बाद 2007 के बाद जो है .docx कर दिया गया है इसका नाम, ठीक है। और MS Excel की बात करते हैं तो इसका जो है अब हो गया है XLSX, तो ये भी सुमेलित है, XLS पहले हुआ करता था। MS Paint की बात करते हैं तो इसका .bmp है, ये भी सुमेलित है। MS PowerPoint की बात करते हैं तो इसका जो है .ptp दिया गया है, तो ये नहीं सुमेलित है। पहले इसका होता था .ppt, पावर पॉइंट का PPT होता है, और अब जो है .pptx होता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसका नहीं सुमेलित था? ऑप्शन डी, MS PowerPoint। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ऑप्शन दी गया है माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? जिससे हम कंप्यूटर के अंदर कोई इनपुट देते हैं और जिससे हमें आउटपुट मिलता है, वो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो यहाँ पे जो है माउस, इसके द्वारा इनपुट दिया जाता है, ये इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड और स्कैनर, ये सभी इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर जो है आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, क्योंकि जो है इसके द्वारा हमें प्रिंट आउट मिलता है। तो जो आउटपुट मिलेगा कंप्यूटर से, तो वो डिवाइसेस क्या होंगी? आउटपुट डिवाइसेस होंगी, जिनके द्वारा आउटपुट मिलेगा। तो प्रिंटर हो गया, या फिर जो है मॉनिटर हो जाता है, प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, स्पीकर्स, ये सभी क्या है? आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। और बाकी स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, तो ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, MS DOS के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो MS DOS जिसमें DOS का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे जो है इसके बारे में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ये एक ओपन सोर्स है। तो दोस्तों ये जो है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका सोर्स कोड ओपन होता है सभी के लिए, उनको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और उसको कोई भी यूज़ कर सकता है डाउनलोड करके। लेकिन जो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिनको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स भी कहते हैं, तो उनका जो सोर्स कोड होता है वो परचेज करना पड़ता है, सभी के लिए ओपन नहीं होता है। आप परचेज करेंगे तो वो जो है लिमिटेड लोगों के लिए होता है, जो मतलब परचेज करेंगे उनके लिए ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। MS DOS जो है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। फिर दिया गया है ये एक साथ अनेक कार्य कर सकता है। तो दोस्तों ये एक साथ अनेक कार्य नहीं कर सकता, ये गलत हो जाएगा। ये जो है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक साथ अनेक कार्य नहीं कर पाएगा। दिया गया इसमें एक आदेश रेखा अंतरा फलक, यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस होता है। तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है DOS के बारे में सही स्टेटमेंट है। फिर दिया गया है ये एक से अधिक उपयोगकर्ताओं का समर्थन करता है। तो ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक से अधिक उपयोगकर्ताओं का समर्थन नहीं करता, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? इसमें से बताइए कौन सा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। डिस्क क्लीनअप की बात करते हैं तो ये जो है ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। विंडोज़ ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिस्क डीफ्रेगमेंटर ये भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो जाएगा। विजुअल बेसिक ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, विजुअल बेसिक। और किसका है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना जो है कंप्यूटर में आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो विंडोज़ हो गया, यूनिक्स हो गया, लाइनेक्स, ये सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और MS ऑफिस की बात करते हैं तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसके बिना भी आप कंप्यूटर में काम कर पाएंगे। ये जो है आपकी मदद के लिए होता है। कुछ ऐसे काम हैं, कुछ विशेष काम है जिसकी मदद के लिए आपको एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है, विशेष तरह की। जैसे आप मोबाइल में जो है आपके एंड्रॉयड होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो अगर वो ना हो तो आपका मोबाइल में कोई काम नहीं होगा। लेकिन एप्लीकेशंस बहुत सारी आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, वो नहीं भी हो तब भी जो है आपका मोबाइल ऑपरेट होगा, ठीक है। उसमें बहुत सारे काम तब भी कर पाएंगे आप। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाता है MS ऑफिस, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये तीनों है, विंडोज़, यूनिक्स, लाइनेक्स। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है,
दिया गया है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW, इसका आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली ने जो है WWW का आविष्कार किया था। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डेटा का यूज़ कर रहा होता है तब उन्हें कहाँ रखा जाता है। तो दोस्तों जब प्रोसेसर प्रोग्राम्स और डेटा का यूज़ कर रहा होता है तब उसको रखा जाता है मेन मेमोरी में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मेन मेमोरी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, जिन हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है उनके नाम बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन है मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU, और कीबोर्ड और माउस। तो दोस्तों कंप्यूटर में जो मेन हार्डवेयर होते हैं वो यही होते हैं, मॉनिटर, CPU और कीबोर्ड और माउस। इतना सब कुछ है तो जो है आप इतने हार्डवेयर हैं तो आप पूरे सिस्टम को क्या बोल सकते हैं, कंप्यूटर बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी आप अपने ज़रूरत के मुताबिक बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मॉडेम हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है, नेटवर्क वगैरह, ये सब बात की चीज़ें हैं। लेकिन कंप्यूटर आपका केवल माउस है आपके पास, कीबोर्ड है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, मॉनिटर है, ये चारों चीज़ें हैं। तो इस पूरे सिस्टम को आप क्या बोल देंगे, कंप्यूटर बोल देंगे। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी सेल में मौजूद तारीख, यहाँ पे मौजूदा तारीख होगा, मौजूदा तारीख एंटर करने के लिए किसे प्रेस किया जाता है। तो दोस्तों MS एक्सेल में किसी सेल में अगर आपको तारीख एंटर करनी है वर्तमान की तो उसके लिए जो है प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन का प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा कुछ शॉर्टकट कीज़ आप याद रखेंगे MS एक्सेल के लिए, जैसे कि F2 का प्रयोग किया जाता है कोई भी सिलेक्ट सेल है कोई भी आपने सिलेक्ट कर रखी है उसको एडिट करने के लिए, सेल को एडिट अगर आपको करना है तो उसके लिए जो है आप प्रयोग करेंगे F2 का। इसके अलावा याद रखेंगे शिफ्ट प्लस F11, इसका प्रयोग किया जाता है एक्सेल में नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, वर्कबुक में नई वर्कशीट अगर आपको एंटर करनी है, नई वर्कशीट इंसर्ट करनी है तो उसके लिए जो है आपको प्रयोग करना होगा शिफ्ट प्लस F11 का। F12 का प्रयोग किया जाता है सेव एज का ऑप्शन आ जाता है, सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है F12 प्रेस करने से। और इसके अलावा एक याद रखेंगे शिफ्ट प्लस F10, इसका प्रयोग किया जाता है सिलेक्टेड वस्तु को, मतलब कोई भी, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, सिलेक्टेड जो भी चीज़ है उसका शॉर्टकट मेनू प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, शॉर्टकट मेनू फॉर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये कुछ शॉर्टकट कीज हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो इनको भी आप याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, बिट किससे संबंध रखता है। ऑप्शन है द्विआधारी सूचना विज्ञान, तो ये नहीं होगा, द्विभाषी सूचना ये भी नहीं होगा, द्विआधारी समापक ये भी नहीं होगा, द्विआधारी अंक जिसको कहते हैं बाइनरी डिजिट। तो बिट जो है जिसकी स्पेलिंग होती है BIT, तो BI यहाँ से लिया गया और T यहाँ से, इन दोनों को मिला करके क्या बन गया, बिट। तो ये जो है ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, द्विआधारी अंक, जिसमें जो है दो ही अंक होते हैं, एक 0 होता है आपका और एक जो है 1 होता है। तो बाइनरी डिजिट को क्या बोलते हैं, शॉर्ट में बिट बोलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, बाइनरी बिट्स में कितने विकल्प होते हैं। तो बाइनरी बिट्स में जो है आपको दो ही विकल्प मिलते हैं, एक तो 0 एक तो 1। ठीक है, या तो 0 होगा, 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 2। फिर अगला क्वेश्चन है, एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं एक बाइट की, तो एक बाइट में जो है 8 बिट होते हैं, और एक बिट में जो है दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, 0 या 1। तो 2 की पावर अगर हम 8 करते हैं तो ये होता है 256। ठीक है, तो इसमें जो है 256 तक करेक्टर जो है इसमें निरूपित किया जा सकते हैं एक बाइट में।
जो कि 0 से लेकर के 255 तक हो सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 256। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है? तो फाइल शेयरिंग ऐप जो है जिससे हम फाइल शेयर कर सकते हैं, तो इसमें जो है पुश बुलेट, सुपर बीम और एयरड्रॉइड, ये तीनों जो है क्या है? फाइल शेयरिंग ऐप हैं। इसके अलावा भी जैसे आप जानते होंगे शेयर इट, ये भी फाइल शेयरिंग ऐप है। एम आई ड्रॉप और इसके अलावा जो है एक होता है सेंडन और एक होता है फास्ट फाइल ट्रांसफ़र। ये सभी क्या है? ये सभी फाइल शेयरिंग ऐप हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन नहीं है? सरफ्लाई, ये जो है इसका राइट आंसर होगा, ये फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, दिया गया है .psd किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक एक्सटेंशन है? तो दोस्तों .psd ये जो है फोटोशॉप का होता है, एडोब फोटोशॉप। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ये जो है एडोब फोटोशॉप का जो है फाइल एक्सटेंशन नेम हो जाता है। इसके अलावा कुछ एक्सटेंशन नेम आप याद रखेंगे, जैसे JAR, ये जो है किसका है? ये जावा आर्काइव फाइल का है, जावा आर्काइव फाइल का जो है ये हो जाता है। और इसके अलावा जो है .apk याद रखेंगे, .apk ये जो है एंड्रॉयड पैकेज फाइल। और एक याद रखेंगे WSF, ये जो है विंडोज स्क्रिप्ट फाइल। ठीक है, तो इनको भी आप याद रखेंगे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है कोबोल पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषाओं का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पे कोबोल किस पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषाओं का उदाहरण है बताना है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं पहली पीढ़ी की, फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं, तो इसमें जो है फोर्ट्रॉन जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये जो है पहली पीढ़ी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और दूसरी पीढ़ी की बात करते हैं तो इसमें जो है एल्गोल 60 याद रखेंगे, एल्गोल 60 ये सेकेंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाती है। तीसरी पीढ़ी की बात करते हैं तो इसमें आपको मिलता है एल्गोल, इसके अलावा पास्कल, कोबोल हो गया, कोबोल हो गया, C++, जावा। तो ये सभी जो है कुछ हैं तीसरी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और चौथी पीढ़ी की बात करते हैं, फोर्थ जनरेशन, तो इसमें जो है याद रखेंगे एक जो है SQL, इसके अलावा जावा स्क्रिप्ट, यहाँ पे जावा है जो कि तीसरी पीढ़ी का है, जावा स्क्रिप्ट जो है ये चौथी पीढ़ी का है। इसके अलावा ओरेकल, तो ये जो है कुछ हो जाती हैं चौथी पीढ़ी की जो कि इम्पोर्टेंट है। और फिफ्थ जनरेशन की बात करते हैं तो इसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो है ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो यहाँ पे कोबोल जो है किसका हो जाएगा? कोबोल यहाँ पे तीसरी पीढ़ी, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंपनी द्वारा निर्मित और इसके बाह्य विक्रेताओं या ग्राहकों द्वारा उपयोग किए जाने, यहाँ पे जाने होगा, किए जाने के लिए प्रतिबंधित नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कोई कंपनी है और उसका कोई नेटवर्क है, तो वो अगर चाहती है कि उसके जो ग्राहक हैं या बाहरी विक्रेता है वो नेटवर्क को पूरी तरह से इस्तेमाल ना कर सकें, कुछ चीज़ें जो है वो प्रतिबंधित कर देती है, तो इसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट जो है ये किसी संगठन या किसी कंपनी के जो गैर सदस्य हैं उनको सीमित पहुंच की अनुमति देता है। मतलब उनकी एक्सेस जहां तक होनी चाहिए बस उतना तक ही वो एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो ग्राहक हों या बाहरी विक्रेता हों। ठीक है, पूरा एक्सेस उनके पास नहीं होगा, तो इसको क्या कहते हैं? एक्स्ट्रानेट कहते हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिया गया है डिजिटल इमेज के संबंध में DPI का पूर्ण रूप क्या है? डिजिटल इमेज के संबंध में DPI का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है,
यहाँ पे दिया गया है डेसिमल पर इंच, तो ये नहीं होगा। डॉट्स पर इंच जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉट्स पर इंच। DPI का फुल फॉर्म होता है। तो जितनी ज़्यादा DPI होती है इमेज की, उतनी ज़्यादा जो है इमेज की क्वालिटी अच्छी होती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, डॉट्स पर इंच। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है गूगल ड्राइव, स्काई ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स इनमें से किसके आदर्श उदाहरण हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे गूगल ड्राइव की या स्काई ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स, ये सभी जो है किसके उदाहरण हैं। तो दोस्तों ये जो है क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज, क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज ये प्रोवाइड करती हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी क्या है क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का सही पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों वायरस की बात करते हैं, कंप्यूटर में जो वायरस आता है इसका फुल फॉर्म होता है, वी से होता है वाइटल, आई से इंफॉर्मेशन, आर से जो है रिसोर्सेज, यू से अंडर और एस से सीज। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है वाइटल इंफॉर्मेशन, रिकॉग्नाइज सर्च, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन है वाइटल इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज, अंडर सीज, और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। तो दोस्तों भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो था परम 8000। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, परम, यही जो है इसका राइट आंसर है परम, इसके आगे 8000 जो है लगा लेंगे। परम 8000 ये जो है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, जो कि 1991 में विकसित किया गया था। किसके द्वारा, तो विजय भटकर के द्वारा जो है ये विकसित किया गया था। और विजय भटकर को इसीलिए जो है भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। ये जो है भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं, सुपर कंप्यूटर के जनक। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब आपको दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। यहाँ पे दिया गया है C++, तो यहाँ 4 बार प्लस दिया गया है, तो ऐसी कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। कंप्यूटर में जो है एक है सी लैंग्वेज है, और एक होती है C++। तो ये C और C++ तो है, यहाँ पे 4 बार प्लस दिया गया है, तो इसलिए ये नहीं है। बाकी स्विफ्ट ये जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि किसकी है, तो स्विफ्ट की बात करते हैं। तो स्विफ्ट जो है ये एप्पल के द्वारा विकसित की गई है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एप्पल के द्वारा विकसित की गई है। बाकी इसके अलावा जो है पाइथन और जावा, ये सब भी क्या है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है यदि आप MS वर्ड में Ctrl+A कुंजियों का प्रयोग करते हैं तो आप क्या करने का प्रयास कर रहे होते हैं। पहला ऑप्शन है फाइल में मौजूद टेक्स्ट को सिलेक्ट करना। तो दोस्तों Ctrl+A, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+A का प्रयोग किया जाता है फाइल में मौजूद जितने भी टेक्स्ट हैं सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए, ऑल सिलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे यही इसका राइट आंसर है, फाइल में मौजूद टेक्स्ट को सिलेक्ट करना। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ शॉर्टकट कीज़ मैं आपको बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनको भी आप याद रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। Ctrl+D इसका प्रयोग किया जाता है फॉन्ट विंडो खोलने के लिए। फॉन्ट अगर चेंज करना है तो फॉन्ट विंडो को खोलने के लिए आप प्रयोग करेंगे इसका Ctrl+D का, फॉन्ट विंडो खोलने के लिए। और इसके अलावा Ctrl+E याद रखेंगे, Ctrl+E का प्रयोग किया जाता है पैराग्राफ को सेंटर अलाइन करने के लिए, सेंटर अलाइन के लिए। Ctrl+G का प्रयोग किया जाता है, Ctrl+G का प्रयोग किया जाता है विशेष पेज नंबर पर जाने के लिए। ठीक है, किसी विशेष पेज नंबर पर अगर आपको जाना है तो Ctrl+G प्रेस करेंगे, फिर ऑप्शन आएगा उसमें पेज नंबर आप डाल देंगे। ठीक है, तो उस पेज नंबर पर आप पहुंच जाएंगे। फिर इसके अलावा याद रखेंगे Ctrl+W, Ctrl+W ये जो है डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए, डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन राइट आंसर है, फाइल में मौजूद टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है FQDN का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों FQDN, F से हो जाता है फुल्ली, Q से क्वालिफाइड, D से डोमेन, N से नेम। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम।
फुली जो है इसकी स्पेलिंग ऐसे होगी इंग्लिश में। तो फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम जो है ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, जो कि www डोमेन का एक अंग होता है। www डोमेन का अंग होता है। डोमेन क्या होता है? तो ये नेमिंग सिस्टम है। जैसे कि कोई वेबसाइट है तो हर वेबसाइट का जो एड्रेस होता है वो क्या होता है? आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस जो है नंबर्स में होता है, उसको याद करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो उसके लिए जो है डोमेन नेमिंग सिस्टम जो है लाया गया। तो इसमें जो है एक नाम दे दिया जाता है वेबसाइट को, जैसे google.com या जो है yahoo.co.in, इस तरह से वेबसाइट का नाम दे दिया जाता है, तो वो आपको आसानी से याद रहता है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? डोमेन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। फिर अगला क्वेश्चन है, अब आपको दिया गया जावा स्क्रिप्ट का आधिकारिक नाम क्या है? तो दोस्तों जावा स्क्रिप्ट का आधिकारिक नेम है ECMA स्क्रिप्ट। ठीक है, ECMA, इसका जो है फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका फुल फॉर्म होता है, ई से हो जाता है यूरोपियन, यहाँ पे लिख देता हूँ यूरोपियन, सी से आपका हो जाएगा कंप्यूटर, सी से कंप्यूटर हो गया, और एम से हो जाता है मैन्युफैक्चरर्स, यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैन्युफैक्चरर्स, और ए से हो जाता है एसोसिएशन, और फिर आगे जो है स्क्रिप्ट। तो यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन स्क्रिप्ट, ये जो है ECMA का फुल फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ECMA स्क्रिप्ट। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, भारत के सबसे तेज एवं पहले मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे तेज और पहला मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर है, जिसका नाम है प्रत्यूष, इसका प्रयोग जो है मेनली किया जाता है मौसम के पूर्वानुमान के लिए। इसके अलावा जो है क्वांटम गणनाओं के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, क्वांटम गणनाओं के लिए। और इसके अलावा जो है आणविक संरचना मॉडल के लिए, आणविक संरचना मॉडल के लिए भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। और भी कई चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये जो है मेन है। तो मेनली जो है सबसे ज़्यादा मौसम के पूर्वानुमान के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दिया गया है ASCII, इसका पूर्ण रूप क्या है? इसको जो है ASCII कोड कहते हैं। तो ASCII इसका जो है पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, अब दिया गया है रियल टाइम वीडियो चैटिंग में किस इंटरनेट एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों रियल टाइम वीडियो चैटिंग में जो एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है वो है इंटरनेट रिले चैट। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इंटरनेट रिले चैट। ठीक है, इस एप्लीकेशन का प्रयोग होता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किसी विशिष्ट फाइल का नाम चेंज करने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों अगर किसी विशेष फाइल का नाम अगर आपको बदलना है तो उसके लिए फंक्शन की प्रयोग की जाती है F2 का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा कुछ और फंक्शन कीज आप याद रखेंगे, जैसे कि F1 का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये जो है F1 प्रेस करेंगे तो हेल्प विंडो ओपन हो जाती है। F2 हो गया नाम चेंज करने के लिए। F3 याद रखेंगे, F3 का प्रयोग किया जाता है फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए, फाइल या फोल्डर को खोजने के लिए। और इसके अलावा याद रखेंगे F7 जो है ये स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए होता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए होता है। और इसके अलावा याद रखेंगे F12, इसका प्रयोग किया जाता है सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है F12 से। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे फिलहाल डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, एक हाई लेवल सोर्स प्रोग्राम को पहले एक ऐसे रूप में रूपांतरित किया जाना चाहिए जिसे मशीन समझ सकती हो। यह किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जाता है?
तो दोस्तों जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है कंप्यूटर उसे नहीं समझता है, पहले उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करना होता है। तो मशीन लैंग्वेज में चेंज करने के लिए इसमें से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया कंट्रोलर, डीबगर, कंपाइलर। तो यहाँ पे कंपाइलर इसका राइट आंसर होगा। कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। और ये जो है पूरे पेज को जो है ये ट्रांसलेट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, पूरे पेज को। और एक जो है इंटरप्रेटर होता है, इंटरप्रेटर, तो ये भी जो है मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, लेकिन ये लाइन बाय लाइन करता है, ये लाइन बाय लाइन करता है। तो यहाँ पे फिलहाल सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित वेब ब्राउजरों में से कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको बताया था, ये क्लोज सोर्स होते हैं, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं, यानी कि इनको जो है सभी लोग नहीं यूज कर सकते हैं। क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इनको सभी लोग नहीं यूज कर सकते हैं। इनका जो सोर्स कोड होता है वो आपको परचेज करना पड़ता है। और इसके विपरीत होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, वो सभी के लिए फ्री होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कौन सा प्रोप्राइटरी यानी कि क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी जो है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ओपेरा भी हो जाएगा, सफारी भी हो जाएगा, मोजिला फायरफॉक्स ये जो है ओपन सोर्स है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो जाएगा। और यही जो है इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा बहुत सारे हैं जो कि क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि एम एस ऑफिस हो जाता है आपका, विंडोज़ है, फोटोशॉप वगैरह। फोटोशॉप जो है एडोब का है, और एडोब का जो है फ्लैश प्लेयर ये भी आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हो जाता है। इसके अलावा जो है ओपेरा यहाँ पे दिया गया है, सफारी, और इसके अलावा स्काइप ये भी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। तो ये सभी क्या है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।